प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, जिसमें मेरा प्रकरण है सूक्ष्म शिक्षण का महत्व। सूक्ष्म शिक्षण का महत्व किस प्रकार शिक्षण में होता है, किस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम एक कौशल को सीखते हैं, उन कौशलों का विकास करते हुए शिक्षण में इसका क्या महत्व है, किस प्रकार अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। हम एक एक महत्व की आज चर्चा करेंगे, जिसमें इससे पहले भी मैं सूक्ष्म शिक्षण की वीडियो लेकर आपको आया हूं, जिसमें मैंने अर्थ के बारे में बताया, संप्रदाय के बारे में बताया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में भी मैंने बात की आपसे, और कई प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण की जो सोपान है उसके अंतर्गत भी मैंने चर्चा की थी। अब हम इसके महत्व की चर्चा करें तो सूक्ष्म शिक्षण में बहुत ही उपयोगी जो कार्य है वो माना जाता है, क्योंकि अध्यापक जब कौशलों का विकास करना सीख जाएगा तभी वो प्रभावी शिक्षण करा पाएगा। क्योंकि प्रभावी शिक्षण के लिए कौशलों को सीखना जरूरी हो जाता है, सूक्ष्म शिक्षण को सीखना जरूरी हो जाता है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को सीखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को जब तक नहीं जानेगा तब वो अध्यापक बनकर के किसी स्कूल में उसकी नियुक्ति होगी तो ठीक प्रकार से वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इन कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को जानना होगा, और संपूर्ण प्रक्रिया को जानते उसके महत्वों को जानना होगा कि ये कैसे उपयोगी होते हैं, क्या इसका महत्व होता है। तो हम पहले महत्व की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के पहले महत्व में आता है छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास संभव। छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम सूक्ष्म शिक्षण को सीखेंगे, और जब तक कौशलों का विकास छात्र अध्यापकों में नहीं है होगा, प्रशिक्षणार्थियों में नहीं होगा, वो ठीक प्रकार से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। इसलिए छात्र अध्यापकों को ट्रेनिंगों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल के विकास की बात की जाती है, उनको सिखाए जाते हैं, एक एक स्टेप उनको बताया जाता है। कई प्रकार के जो कौशल होते हैं शिक्षण के दौरान उपयोगी कौशल होते हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है, और छात्र अध्यापक में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। कि जब छात्र अध्यापक प्रशिक्षण लेता है, विद्वान साथियों के द्वारा उसको प्रशिक्षित किया जाता है, तो कई प्रकार की ऐसी ट्रेनिंग के माध्यम से कौशलों का निर्माण किया जाता है ताकि वो शिक्षण में आने वाले कौशल, उपयोगी कौशलों को वो सीख जाए। जैसे प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, ये सारे जो कौशल होते हैं, व्याख्या कौशल। तो कई प्रकार के हम जब व्याख्यान के द्वारा हम पढ़ाते तो व्याख्या कौशल का प्रयोग करना चाहिए, प्रश्न पूछ रहे तो प्रश्न कौशल का प्रयोग करना चाहिए, प्रस्तावना अगर हम प्रस्तावना के अंतर्गत हम प्रकरण निकालें तो हमें प्रस्तावना कौशल को सीखना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करें तो श्यामपट्ट कौशल का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो ये सारे जो कौशल है उन कौशलों को हमें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक एक कौशलों को हमें सीखना होगा कि किस प्रकार हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार इस पर लिखावट लिखनी चाहिए। श्यामपट्ट अध्यापक का एक मित्र के रूप में माना गया है, क्योंकि श्यामपट्ट के बिना अध्यापक अधूरा रहता है। इसलिए ये क्यों उपयोगी है, इसका क्या महत्व है श्यामपट्ट का, वो भी हम इसके अंतर्गत बताते हैं। अध्यापक का श्यामपट्ट के बिना कार्य नहीं चल पाता, तो इस श्यामपट्ट के किस प्रकार कार्य में हम ले सकते हैं, क्या हमें श्यामपट्ट पर लिखना का तरीका कैसा होना चाहिए, श्यामपट्ट पर शब्दों की बनावट कैसी होनी चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग कब करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इसलिए हम छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल के विकास जो करेंगे तो विकास की जो संभावना है, जो शिक्षण कौशल का विकास संभव है, वो हमें सूक्ष्म शिक्षण के महत्व के अंतर्गत आ सकता है। ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत माना गया है। दूसरा है छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित करने में उत्तम तकनीक। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित करने में भी उत्तम तकनीक का प्रयोग भी सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। जो भी छात्र अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनको प्रशिक्षित करने में उत्तम तकनीक है ये
हम एक एक कौशल को उत्तम तकनीक से हम बता सकते हैं, एक एक स्टेप को हम समझा सकते हैं, विधि प्रविधि की जो बात है वो भी हम इसके अंदर नए नवाचारों के बारे में, नवाचार के माध्यम ही नवाचार ही तो है शिक्षण, इसलिए उनके माध्यम से कौशलों तक हम एक एक कौशल तो गहनता से सीखना प्रशिक्षित करने की उत्तम तकनीक मानी जाती है। जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से हम संपन्न करा सकते हैं। जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीख सके, सरल भाषा में सीख सके। ये तकनीकी जो हमारी विधि है या जो उन विधियों के माध्यम से सिखाना चाहते हैं वो ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण का महत्व इसमें भी है, छात्र अध्यापक होते हैं जो हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, वो उनको प्रशिक्षित करने में ये उत्तम तकनीक के रूप में उपयोगी कहलाती है। अच्छी तरीके से हम उसको सिखाएं, कई नवाचारों के माध्यम से सिखाएं, कई टेक्निक के माध्यम से सिखाएं, कभी विधि प्रविधि के माध्यम से सिखाएं, युक्तियों के माध्यम से सिखाएं। तो ये भी एक कार्य इसके द्वारा किया जाता है कि महत्वों के अंतर्गत आती है, तो उत्तम तकनीकी कहलाती। अगला है तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था। और तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था अंतर्गत की जाती है जो भी हम सूक्ष्म शिक्षण की जो कार्य कर रहे हैं और करने के पश्चात तुरंत इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि जब पर्यवेक्षक जाता है और छात्र अध्यापक या जो भी हमारे जो प्रशिक्षणार्थी है वो शिक्षण करा रहे हैं या कौशल एक एक कौशल को पढ़ा रहे हैं, तो तुरंत पर्यवेक्षक प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षण का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा। पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेगा, उनको सुझाव देगा और उन गलतियों को बताएगा जो गलती छात्र अध्यापक उन कौशलों को सीखने में कर रहा है। ऐसे तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था भी इनके अंतर्गत महत्व के अंतर्गत मानी गई है। जब तक प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी छात्र अध्यापकों को अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रतिपुष्टि मिलना अति जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपनी कमियों को पता लगाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हमें इन चीजों को देना पड़ता है, ताकि वो दोबारा जब पाठ्य योजना का निर्माण करे या दोबारा कौशल का योजना का निर्माण करे या कौशल को सीखे तो इन गलतियों को वो नहीं करे, जो उनको प्रतिपुष्टि में जो कमियां उनको नजर आई है उनको वो दूर कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत बताई गई है, महत्व के अंतर्गत बताई गई है। पुनः नियोजित करने में, त्रुटि में सुधार। और जो भी हम पुनर्नियोजन कर रहे हैं पाठ्य योजना का, जब हमें प्रतिपुष्टि मिल जाती है और प्रतिपुष्टि में हमें कमी नजर आती है, पढ़ाने में हमारी जो कमी आती है उनमें सुधार करने के लिए हम पुनः पाठ्य योजना का नियोजन करते हैं। जब नियोजन पुनः पाठ्य योजना का करते हैं तो उनमें हमें त्रुटि होने की जो सुधार है, जो हमारी त्रुटि है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, जो कमियां उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये भी महत्व के अंतर्गत आता है। जब हम नियोजन करते हैं, पुनः पाठ्य योजना को बनाते हैं, आयोजन उसका करते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं, तब हमें जो संभावना जो गलती की होती है वो गलती की संभावना सुधर जाए। ऐसे सुधार की जो त्रुटि की सुधार की प्रक्रिया इसके अंतर्गत बताई जाती है। इसके अंतर्गत उसमें हम सुधार कर सकते, पुनः नियोजन करने में त्रुटि में सुधार भी इसमें किया जा सकता है। ये भी कार्य इसके अंतर्गत माना गया है। यह व्यक्तिगत शिक्षण विधि है और जो ये हमारी जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है ये व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। हम एक एक व्यक्ति को इसको सिखा सकते हैं, पर्सनली इसको जो शिक्षण है वो सीख सकता है। व्यक्तिगत विधि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जब तक वो कौशलों का निर्माण नहीं करेगा, कौशलों को नहीं सीखेगा, तब तक वो जब शिक्षक बनेगा या शिक्षण व्यवसाय में जुड़ेगा तो कई प्रकार की गलती उनके द्वारा नहीं की जाएगी। इसलिए ये व्यक्तिगत शिक्षण विधि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि पर्सनली जो वो शिक्षण करवाएगा, जब जाएगा अभ्यास शिक्षण के लिए जाएगा तो कई प्रकार की गलतियों में सुधार हो सकता है। तो ये विधि व्यक्तिगत विधि के नाम से भी जानी जाती है। ये भी एक महत्व के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षणार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि। और जो भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो भी हमारे ट्रेनर होते हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी होते हैं, जो भी छात्र अध्यापक होते हैं और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अध्यापक शिक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं या कई प्रकार के जो कोर्सेज वो कर रहे हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों में आत्मविश्वास जागृति के लिए, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए भी हमें सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को बताया जाता है। क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जब तक नहीं जानेगा, उन कौशलों का नहीं जानेगा, उन कौशलों को नहीं सीखेगा, तब तक उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं होगी। आत्मविश्वास की वृद्धि कब होगी? जब वो अभ्यास करेगा, बार बार सीखेगा, तब अभ्यास, जब आत्मविश्वास जागृत होता है। अगर हम
पहली दफे किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो गलती होना स्वाभाविक रह जाता है। जब दोबारा उसको बार बार उस पाठ का अभ्यास करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां हम गलती हम नहीं करेंगे और हमारी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा माना जाए। इसलिए हम कई प्रकार के जो शिक्षण का जो कार्यक्रम है, प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम है, वो आत्मविश्वास के साथ करते हैं। आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो कई प्रकार से हम जब हम आत्मविश्वास जागृत हो जाता है तो ठीक प्रकार से हम शिक्षण करा सकते हैं। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए हमें ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मविश्वास जागृत करना होता है, जिसमें करत अभ्यास के जब अभ्यास करता रहता है तो हम आत्मविश्वास में जागृत हो जाता है और वो कार्य हम ठीक प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। तो ये भी जो प्रक्रिया है सूक्ष्म शिक्षण की महत्व वो चलती रहती है। इसलिए अध्यापकों को, प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेनिंगों में हम अभ्यास कराते हैं, देने का अभ्यास कराते हैं। कई प्रकार के जो अध्यापक बनने से पहले ट्रेनिंग उनको दी जाती है, कई प्रकार की पाठ योजना उनको बनाना सिखाते हैं, कई प्रकार के प्रस्तुतिकरण करना सिखाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनाना है उनको ये सिखाते हैं, किस प्रकार हमें प्रश्न करना है ये सिखाते हैं, किस प्रकार हमें पाठ का विकास करना, उद्देश्य कथन हम किस प्रकार से कहेंगे, प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार पूछेंगे, छात्र अध्यापक का कथन किस प्रकार से बोलेंगे। ये सारी जो ट्रेनिंग है उसके प्रशिक्षणार्थियों को हम इन अभ्यास के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उसको सिखाते हैं ताकि वो अच्छा शिक्षक बन सके और शिक्षक बनने पर किसी प्रकार की गलती उन पर न हो और अच्छे छात्रों का वो निर्माण कर सके, अच्छे शिक्षण का विकास वो कर सके। ऐसी आशा के साथ हम प्रशिक्षणार्थी आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी ये कार्यक्रम सूक्ष्म शिक्षण के महत्व में इसके अंतर्गत बताया गया। अगला है समय व साधनों की दृष्टि से। समय और साधनों की दृष्टि से भी हमें कई प्रकार की उपयोगी कहलाती है समय और साधनों की दृष्टि से, क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और साधनों की भी आवश्यकता कम रहती है। इसलिए कम समय के लिए कम साधनों में इस प्रक्रिया को हम जल्दी संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लघु पाठ योजना होती है, कम समय की पाठ योजना होती है, कम विद्यार्थियों में संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है और कम समय में संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है। तो हमें समय में भी और साधनों की कम उपलब्धता में भी इसको हम संपन्न कर सकते हैं और एक एक कौशल को इसको हम सीख सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कम समय के लिए और कम साधनों की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होती है, जो कि अभ्यास के दौरान या अध्यापक बनने से पहले हम इस प्रकार की प्रक्रिया को समझाते हैं, बनाते हैं। इस जो योजना को हम बनाते हैं ताकि हम साधनों को सीख जाएं और साधनों का उपयोग करते हुए हमें कम साधनों में उपयोग कर सके और पाठ योजना का निर्माण हम कर सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण हम कर सकते हैं। ऐसे महत्व को इसके अंतर्गत बताया गया है। समय और साधनों की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कम समय मित्र भाई, ये कम खर्चीली, जो इसमें खर्चा कम आता है और ये ठीक प्रकार से सीखने वाली विधि है। इसमें खर्च बहुत कम आता है। जो हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं तो खर्चा नाम मात्र का इसमें आता है कि कम व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, कम स्टूडेंटों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट नहीं तो जो प्रशिक्षणार्थी है वही उनको ही हम पढ़ा सकते हैं, वही विद्यार्थी के रूप में बैठ सकते हैं। तो ये मितव्ययी विधि है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। तो ये भी एक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना कार्य करती है। तो इनके द्वारा भी हम कई प्रकार के इनका उपयोग ले सकते हैं। ये भी हमारे महत्व के अंतर्गत आती है। शिक्षण अभ्यास का गुणात्मक विकास। अगर शिक्षण अभ्यास का हम गुणात्मक विकास करें, जो भी हमारा शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम होता है, जो डेली लेसन प्लानिंग हम बनाते हैं या शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम में हम जाते हैं, तो गुणात्मक विकास में होता है। जब तक हम सूक्ष्म शिक्षण को नहीं सीखेंगे तो गुणात्मक विकास नहीं होगा। एक एक कौशल को जब तक हम सीखेंगे, अच्छे कौशलों का निर्माण करना सीख जाएंगे, एक एक कौशल हमको आ जाएंगे, तो हमारे शिक्षण अभ्यास में गुणात्मक सुधार होगा, अच्छा विकास हम कर सकेंगे, अच्छे पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे, छात्रों की समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक प्रकार से अपना पढ़ाने का तरीका ठीक प्रकार से होगा। सब कौशल अगर अध्यापक में आ जाए तो प्रभावी शिक्षण वो कहलाएगा, गुणात्मक सुधार उसमें होगा, गुणात्मक विकास होगा। इसलिए शिक्षण अभ्यास समझने से पहले या शिक्षण अभ्यास डेली लेसन प्लानिंग पढ़ाने से पहले, संपूर्ण जो लेसन प्लान उसको पढ़ाने से पहले हम सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम पहले कराते हैं, ताकि एक एक स्टेप करके, एक एक कौशलों को सीख करके शिक्षण अभ्यास की पूर्ण प्रक्रिया को छात्र अध्यापक समझ जाए और फिर स्कूल में जाकर गुणात्मक विकास वो कर सके। ऐसी जो चीजों को लेकर के हम महत्व के अंतर्गत आते हैं कि जब शिक्षण, जब पाठ का विकास जब अध्यापक करेगा, छात्र अध्यापक करेगा,
तो गुणात्मक तरीके से करें, प्रभावी तरीके से करें, अच्छी तरीके से करें, ताकि छात्र उस पढ़ाई हुई बात को ठीक प्रकार से समझ सके, सुन सके, सहायक सामग्री के माध्यम से वो पढ़ा सके, गुणात्मक उनमें अच्छा विकास कर सके। ये भावना शिक्षण अभ्यास के दौरान में विकसित की जाती है। पर्यवेक्षक भूमिका पथ प्रदर्शक। पर्यवेक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक के रूप में आती है। जो भी पर्यवेक्षक होते हैं, हमारी जो टिप्पणी देते हैं, जो भी हमारे गुरुजन होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो जब सूक्ष्म शिक्षण का जो पाठ्य योजना जो पढ़ा रहा है या जो वो क्रिया कर रहा है, उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, उस पर निरीक्षण किया जाता है, और उनकी भूमिका जो होती है वो पथ प्रदर्शक की होती है। अगर कोई वो गलती कर रहा है, छात्र अध्यापक उनको वो निर्देशन और परामर्श देता, पथ प्रदर्शन करता है, ताकि वो दूसरी पाठ्य योजना में गलती को नहीं कर सके। ये मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य करता है। हमें अनुभवी व्यक्ति से सीखते रहना चाहिए। जो भी हमारे गुरुजन होते हैं, वो पर्यवेक्षक होते हैं, वो समय समय पर विद्यार्थी को मार्गदर्शन देते रहते हैं, पथ प्रदर्शक कार्य करते हैं, और गलतियों को वो सुधारते हुए कई प्रकार का ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। ऐसी भूमिका के अंतर्गत जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, वो पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, कमियों को बताते हैं, ताकि अगली पाठ्य योजना में वो कमियों को नहीं रखे, उनको वो दूर कर दे। ऐसी भूमिका के लिए जब तक पथ प्रदर्शक नहीं होगा, हमें कमियों को बताने वाले नहीं होंगे, छात्र अध्यापक को अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा और वो अपनी गलतियों में सुधार नहीं करेगा। इसलिए पथ प्रदर्शक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में उनको गलतियां बतानी चाहिए, निर्देशन देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, समय समय पर उसको जो गाइडेंस है वो मिलता रहे, तो हमें कई प्रकार की जो शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। ऐसी जो शिक्षण अभ्यास के जो कार्यक्रम है, महत्व पर्यवेक्षक की, वो हमें निभानी चाहिए। ऐसे महत्वों के बारे में इसमें बताया गया। शिक्षण कौशलों के विकास सरलता से संभव, और शिक्षण कौशलों का जो विकास है वो सरलता से इसमें संपन्न किया जा सकता है। शिक्षण जो कौशल होते हैं, हमारे कई प्रकार के शिक्षण कौशल की जो बात है, वो उनमें सरलता से हम इसको संभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक प्रकार से हम सीख सकते हैं। ऐसे शिक्षण कौशलों को हमें प्रत्येक छात्र अध्यापक को सीखना चाहिए। पाठ के विकास करने से पहले, पाठ को पढ़ाने से पहले, ट्रेनिंग के माध्यम से कई प्रकार की कौशलों का ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। पहले हम कौशलों के ज्ञान से पहले हम शिक्षण के उद्देश्यों को जानें, सामान्य उद्देश्यों को जाने, विशिष्ट उद्देश्यों को जाने। सामान्य उद्देश्यों में ज्ञान में क्या क्या चीजें दी गई है, अवबोध में क्या क्या चीजें दी गई है, प्रयोग में क्या चीजें दी गई है, अनुप्रयोग में क्या दी गई है, अभिव्यक्ति में क्या दी गई है, कौशल में क्या दी गई है, इन सारे जो सामान्य उद्देश्य है उनको जानना चाहिए। और जानने के पश्चात ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो भी हमारे और भी विद्वान जिन्होंने हम उद्देश्यों के बारे में बताया, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हुए कई प्रकार के हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, कौशलों का निर्माण सीख सकते हैं, कई प्रकार से शिक्षण अभ्यास में उनका उपयोग ले सकते हैं। ऐसे जो शिक्षण जो उद्देश्य है वो हमें सीखने चाहिए। शिक्षण कौशलों की जो सरलता को सीखने के लिए हम इन सिद्धांतों को पहले ही उद्देश्यों को हमें सीखना चाहिए, तभी हम कौशल के विकास को सरल बना सकते हैं। और शिक्षण कौशलों में आने वाली कठिनाइयों को, शिक्षण कौशलों को धीरे धीरे सीखने में हमें उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण करें, किस प्रकार से हम प्रश्नों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ें, किस प्रकार से सरल से कठिन की ओर हम बनाएं, कैसे हमें प्रश्न करने चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न बनाने चाहिए, छात्रों तक अपनी बात को किस प्रकार पहुंचा सकते हैं, छात्रों से प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार ले सकते हैं, ये सारी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो हम शिक्षण कौशलों के विकास में सरल और संभव बनाने के लिए हम करते हैं कि किस प्रकार हम पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके। और शिक्षण कौशलों का विकास सरल बनाने के लिए हमें कई प्रकार की विधियां, टेक्निक, युक्तियां, नवाचार और कौशलों को सीखने में कई प्रकार के जो हमारा जो ज्ञान है वो हमें ग्रहण करना होता है। इसलिए हमें इस विकास को सरलता से संपन्न करने के लिए इसमें महत्व की भी चर्चा बताई गई कि शिक्षण कौशलों को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। अब शिक्षण कौशल की बात करें तो कई प्रकार के शिक्षण कौशलों से पहले हम सिद्धांतों की भी बात करें, शिक्षण सिद्धांतों को भी सीखें। कई प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों को सीखने के बाद कौशलों को प्रस्तावना कौशल, शामपट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या पुनर्वर्णन कौशल, उदाहरण कौशल, व्याख्यान कौशल, ये सब कौशलों को हम सीखें। और सीखने के पश्चात हम उनका प्रयोग किस प्रकार करें। जैसे हम प्रश्न
कौशल का प्रयोग करें तो किस प्रकार हमें प्रश्न बनाने चाहिए, सरल से कठिन की ओर बनाना चाहिए, सभी छात्रों को ठीक प्रकार प्रश्नों का वितरण करना चाहिए और एक ही छात्रों से बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीच में बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए, आगे बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए, पीछे बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए और सबसे उत्तर की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। तो एक ही छात्र को प्रश्न कौशल के अंतर्गत अवसर नहीं देना चाहिए, सभी छात्रों को प्रश्नों का वितरण ठीक प्रकार से करना चाहिए। ये जो टेक्निक है, ये जो विधि है या ये जो कौशल है, ये उनमें आ गया तो ये मानो आपका पाठ का विकास आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं। आपने उस प्रश्न कौशल को ठीक प्रकार से सीख लिया है। इसलिए हमें शिक्षण कौशलों को विकास करने के लिए एक एक कौशल को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान से सीखना चाहिए। व्याख्यान कौशल को अगर हम बात करें तो व्याख्यान कौशल की हम बात करते हैं तो व्याख्यान कौशल में किस प्रकार विषय वस्तु को, कम विषय वस्तु को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार ज्यादा विषय वस्तु को हम छोटी कर सकते हैं, किस प्रकार से हम व्याख्यान कौशल से ठीक प्रकार छात्रों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत व्याख्यान कौशल के अंतर्गत आती है। तो हम इन कौशलों को सीखें और सीखने के पश्चात हमें ये पता चल जाएगा शिक्षण कौशलों के विकास सरलता से संभव हो रहा है या नहीं हो रहा, हम अपनी सरलता से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। ये सारी चीजों के कौशलों के विकास में भी हम कई प्रकार की बातें। अगर हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल की बात करें, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में कई प्रकार के जो हम अगर विषय के अनुसार, साहित्य के अनुसार अगर हम पाठ का विकास कर रहे हैं तो पाठ के विकास करने में हमें उस पाठ को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव को हमें ध्यान रखना चाहिए, हाव भावों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ के जिस प्रकार का हमारा पाठ है उस प्रकार से अपनी भूमिका का अदा करना चाहिए, अपने शब्दों का जो भाषा उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमें पाठ के उतार चढ़ाव में उद्दीपन परिवर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम इन कौशलों को सिखाते हैं। ओजस्वी पूर्ण अगर हम कोई बात करें, क्रांतिकारी बात, तो क्रांतिकारी जो बनावट है वो हमारे शब्दों में होनी चाहिए। उतार चढ़ाव के माध्यम से हम उस पाठ को हम पढ़ाएं तो छात्रों को जल्दी सीख में आएगा, स्थायी ज्ञान हमारा होगा। ये सारे जो कौशल है इसके अंतर्गत हम अच्छे विकास के लिए, पाठ के विकास के लिए हम इनको समझाते हैं और प्रयोग करते हैं। जब तक ये चीजें हमें नहीं आएगी, अध्यापक में टेक्निक नहीं होगी, तब तक वो पाठ का विकास या शिक्षण का कार्य या हम ठीक प्रकार से पढ़ाई छात्रों को नहीं करवा पाएंगे। इसलिए उतार चढ़ाव का आना, उद्दीपन परिवर्तन कौशलों को सीखना अध्यापक का परम उद्देश्य हो जाता है कि किस प्रकार से हम कौशलों को विकास करते हुए पाठ का विकास करें। तो ये भी अगर हमें पुनर्वलन कौशल का प्रयोग करना है, पुनर्वलन कौशल, तो अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या किसी उत्तर की प्राप्ति हम कर रहे हैं तो अगर उत्तर छात्रों ने सही बताया तो हमें शाबाशी उनको देनी चाहिए, पुनर्वलन उनको देना चाहिए, ताकि वो दोबारा अगर प्रश्न हम पूछे तो दोबारा वो ठीक प्रकार से उत्तर दे सके। नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर हमें पुनर्वलन देना है तो नाराजगी पूर्ण उसको नेगेटिव नहीं देना चाहिए, सरलता से उनको हमें पुनर्वलन देना चाहिए। तो ये सब जो अगर कौशल आपने सीख लिए, सरलता से हम उसका विकास कर सकते, तो ये भी इसके माध्यम से संभव हो सकता है। तो शिक्षण कौशलों का विकास सरलता से संभव है, ये भी महत्व के अंतर्गत बताया गया है। पर्यवेक्षक के गुणों का विकास, पर्यवेक्षक के गुणों का विकास करने के लिए भी हमें कई प्रकार के महत्वों के लिए बातें बताई गई है कि पर्यवेक्षक के गुणों का विकास भी इनके द्वारा छात्र अध्यापक कर सकते हैं, क्योंकि छात्र अध्यापक अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, उनके द्वारा कार्य करते हैं। क्योंकि जब पर्यवेक्षक कार्य करेगा तो जिस प्रकार से छात्र अध्यापक का अनुकरण करता है उस प्रकार छात्र अध्यापक भी पर्यवेक्षक का अनुकरण करते हैं। पर्यवेक्षक डेमोन्स्ट्रेशन लेसन के अनुसार उनको करके बताएगा वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, तो पर्यवेक्षक के द्वारा उन गुणों को प्रशिक्षणार्थी सीखेंगे। इन गुणों को विकास करने के लिए भी कई प्रकार के कार्य हमें करने पड़ेंगे। किस प्रकार से पर्यवेक्षक सहायक सामग्री का निर्माण करके बता रहा है, उन गुणों को भी हम धारण करें और किस प्रकार से पाठ का विकास करा उनको हम सीखे, किस प्रकार से पाठ का प्रस्तुतिकरण करना उसको भी ध्यानपूर्वक सीखे। तो इन पर्यवेक्षक गुणों का विकास करने के लिए भी सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही अच्छी विधि के नाम से जानी जाती है, प्रविधि के नाम से जानी जाती है, इन टेक्निक के नाम से जानी जाती है, तकनीक के नाम से, कि हम इन पर्यवेक्षक के गुणों का हम विकास ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि नवाचारों के द्वारा जब पर्यवेक्षक किसी चीज को बताता है तो छात्र अध्यापक गहनता से उस चीज को स्थायी रूप से सीख जाते हैं। सहायक सामग्री से बता रहा है या अपनी बनावट से या अपना जो
प्रोजेक्ट कार्य उसके अंतर्गत बता रहा है या वो प्रोजेक्ट में सहयोग उनका ले रहा है, तो ठीक प्रकार से उनका जो गुणों का विकास है ठीक प्रकार से हो सकता है। ऐसे कार्यों से छात्र अध्यापकों को पर्यवेक्षक जोड़ना चाहिए और पर्यवेक्षक के द्वारा कई प्रकार के कार्य ऐसे दे देने चाहिए ताकि उनसे जुड़ करके वो उनके गुणों का विकास कर सके। तो वो भी कई प्रकार के गुणों का विकास हम कर सकते हैं, ये भी कार्य महत्व के अंतर्गत आता। कक्षा शिक्षण व्यवहार परिमार्जन और कक्षा शिक्षण व्यवहार परिमार्जन भी इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि कक्षा का जो शिक्षण है और जब शिक्षण हम कराते हैं, शिक्षण कराने के बाद उसका व्यवहार में कितना परिमार्जन हुआ, कितना वो सीखा और कितना उसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा है, कितना वो सीख करके शिक्षण अभ्यास के दौरान जब अध्यापक बनेगा उसमें क्या परिवर्तन हमें दिखाई देगा, परिमार्जन हमें दिखाई देगा, कितना वो सीख पाएगा। इन सारी चीजों को कक्षा शिक्षण व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए इस संपूर्ण प्रक्रिया उनको समझाई जाती है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है ताकि वो अच्छा शिक्षण करा सके, अपने व्यवहार में अच्छा ला सके, ठीक प्रकार छात्रों को समझा सके, ठीक प्रकार स्नेहपूर्ण भाव से शिक्षण कार्य करवा सके और अपना वातावरण, स्कूल का वातावरण ठीक प्रकार से बना सके, अनुशासन में ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके, सामाजिक वातावरण को ठीक प्रकार बनाते हुए स्कूल का वातावरण वो ठीक प्रकार से बना सके। इन सारे जो कक्षा का जो वातावरण वो ठीक प्रकार से व्यवस्था दे सके, हमारी शाम पट की व्यवस्था ठीक प्रकार से दे सकता है, प्रश्न ठीक प्रकार से वो कर सकता है, छात्रों के व्यवहार को ठीक प्रकार से जान सकता है, सभी छात्रों को वो मौका दे सकता है, सभी छात्रों से उत्तर प्राप्ति कर सकता है। ये सारे जो कक्षा के शिक्षण है उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है इन सारी चीजों के द्वारा, वो सूक्ष्म शिक्षण महत्व के अंतर्गत ही हम इन सारी चीजों को ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें सूक्ष्म शिक्षण की सारी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया, एक एक स्टेप हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सूक्ष्म शिक्षण के जो महत्व के बारे में आज गहनता से आपको एक एक बातें बताई, क्योंकि मैं एक एक चीज लेकर के चलता हूँ। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अभ्यास शिक्षण से पहले इसको समझाना पड़ता है और समझाने के बाद हमें संपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैंने पूर्ण रूपेण आपको सूक्ष्म शिक्षण समझाने का प्रयास किया, एक एक स्टेप को लेकर के मैं चला हूँ, उसके अर्थ भी बताया, संप्रदाय भी मैंने बताया, इसके सोपान भी मैंने बताए और सूक्ष्म शिक्षण चक्रों के बारे में भी मैंने बताया और अब मैं महत्व और विशेषता भी मैंने बताई और महत्व भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई प्रकार की चीजें हम सूक्ष्म शिक्षण में ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोर्सेज जल्दी करने के लिए, अपना सिलेबस जल्दी करने के लिए मैं कई प्रकार से जो आपको जो 3-4 दिन का चैप्टर है वो 1-2 दिन में ही मैं समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको सीख सके। क्योंकि जब हम शिक्षण का जो विकास करना होता है तो हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं या तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण में इसका प्रयोग करते हैं, तो तकनीकी के माध्यम से सीखने का एक प्रयास रहता है। तुरंत हमें प्रतिपुष्टि इसमें मिल जाती है कि तुरंत प्रतिपुष्टि से हम क्या अपने शिक्षण में जो कमी है उसका हमें पता चल जाता है। जब तक हमें तुरंत प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी अपने शिक्षण में जो कमी है उसका तुरंत पता नहीं चलेगा। इसलिए इस शिक्षण में क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, तुरंत अपनी कमियों का पता चल जाता है, ताकि हम कमियों में इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये भी एक बात इसके अंतर्गत आती है। अगर हमें तुरंत अपनी कमियों का पता चल जाता है तो हमें पुनः पाठ्य योजना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत उसकी पाठ्य योजना रीप्लान के अंतर्गत पुनः हम बना लेते हैं और पुनः शिक्षण हम करा देते और पुनः शिक्षण कराते तो पुनः हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, ताकि हमें दोबारा उस कमियों का पता चल जाए। तो धीरे धीरे शिक्षण में जो हमारी कठिनाई है, जो हमारी कमी है, वो उनको हम दूर कर सकते हैं और अच्छा शिक्षण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण के हिसाब से चलती रहती है, समझाते रहते हैं और हमें, और ये एक व्यक्तिगत विधि के नाम से जानी जाती है। और प्रशिक्षणार्थी में आत्मविश्वास में जागृत होता है कि आत्मविश्वास के साथ वो जब भी स्कूल में जाए, जब जहाँ भी जाए, विद्यार्थी को जब भी वो पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए या स्कूल में पढ़ाए, तो उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वास के साथ प्रभावी शिक्षण वो करा सकता है। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत, ऐसे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो कई प्रकार के साधनों की दृष्टि से भी और कम साधनों अगर उपयोग उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर्यवेक्षक की भूमिका इसमें पथ प्रदर्शक की होती है, इसमें गुणात्मक हम जो विकास है वो कर सकते हैं और कई प्रकार से शिक्षण जो कार्य है उसमें हम अपने व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है सूक्ष्म शिक्षण के महत्व के बारे में हमने आज डिटेल से आपको अध्ययन कराया और करने के पश्चात आप
रोजना इस वीडियो को हमारे धैर्य से मेरी को सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से लेकर के आ रहा हूँ। आप रोजाना वीडियो को देखें और सुने और समझें, ताकि उसे विषय वस्तु के अनुसार आप अच्छे अंकों से पास हो सके, ऐसी आशा मैं रखता हूं। क्योंकि जब तक अपन अच्छे अंकों से पास नहीं होंगे, अच्छी डिग्री हासिल नहीं करेंगे, अच्छी सफलता हासिल नहीं करेंगे, तो मेरा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अच्छी तैयारी करके मेरी बनाई वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।